हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। फ्रेंड्स, आज हम 11 अगस्त 2024 को जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन आए थे उन सभी का आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमल अम्ल शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म होगा। ऑप्शन ए बिना भेद मूल, ऑप्शन बी बिना मूल बिना जुड़ा, ऑप्शन सी बिना मल एक कंद, ऑप्शन डी बिना मैल तेजाब, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। इसमें हमसे शब्द युग्म पूछा है अमल और अम्ल। अमल होता है बिना मैल, ए मल मतलब बिना मैल, और अम्ल अम्ल ये होता है तेजाब। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, अमल ए मल बिना मैल और अम्ल तेजाब। ऐसे ही एक मिलता जुलता शब्द युग्म है इनसे, अनल और अनील। अनल अनल और एक होता है अनील। अनल होता है आग और अनील अनील होता है हवा। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं अनल और अनील में। ए नल आग मतलब ए नल, नल के बिना नहीं बुझेगी आग, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ए नल आग और अनील हवा। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश के भी दिए हुए हैं, उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम केवल हिंदी के प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए प्रातः का समय, ऑप्शन बी दोपहर के बाद का समय, ऑप्शन सी संध्या का समय, ऑप्शन डी दोपहर का समय और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अपराह्न शब्द जो है इसमें किस समय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपराह्न जो है ये होता है दोपहर के बाद का समय। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। प्रातः का समय होता है प्रातः काल, प्रातः काल या इसको हम प्रभात भी बोलते हैं। संध्या का समय, संध्या का समय ये होता है गोधूली वेला, गोधूली वेला, या इसको हम सायंकाल भी बोलते हैं संध्या के समय को। और दोपहर का समय ये होता है मध्याह्न, मध्याह्न। दोपहर का समय मध्याह्न, प्रातः का समय प्रातःकाल, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, संध्या का समय सायंकाल या गोधूली वेला। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी यण, ऑप्शन डी व्यंजन। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अयादी संधि जो है किस संधि का भेद या प्रकार है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर होगा स्वर संधि। अयादी संधि जो है ये स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के जो हैं भेद जो हैं उन पे हम आज चर्चा करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, पहली हो गई दीर्घ स्वर संधि, दूसरी हो गई गुण स्वर संधि और तीसरी हो गई वृद्धि स्वर संधि और चौथी हो गई यण संधि और 5वीं हो गई हमारी अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। और संधि जो है उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अयादी संधि जो है ये स्वर संधि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Select the most appropriate option for the translation of the following technical terms. Gazetted holiday. ऑप्शन ए सरकारी अवकाश, ऑप्शन बी राजपत्रित अवकाश, ऑप्शन सी प्रशासनिक अवकाश, ऑप्शन डी निर्धारित अवकाश। इसमें जो है हमें हिंदी ट्रांसलेशन बताना है किसका, गैजेटेड हॉलीडे का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राजपत्रित अवकाश जो होता है उसको हम बोलते हैं गैजेटेड हॉलीडे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक हम ये और देख लेते हैं प्रशासनिक अवकाश। इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीव। एडमिनिस्ट्रेटिव लीव, प्रशासनिक अवकाश को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीव और राजपत्रित अवकाश को बोलते हैं गजेटेड हॉलीडे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ अंग्रेजी शब्द है और दूसरी तरफ उनके समानार्थक हिंदी शब्द हैं। ऑप्शन ए होनोरेरियम, इसका मिलान करना है हमें। होनोरेरियम इसमें आएगा मानदेय, ए में 3, होनोरेरियम मानदेय। इलिसिट, इलिसिट का होगा निषिद्ध, इसमें बी में 4। और फिर होगा एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का होगा उत्खनन, सी में 1। ग्रेट्युटी इसका होगा 2, उपदान, ग्रेट्युटी उपदान, ए में 3, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें नहीं है ये कट गया। बी में 4, बी में 4 इसी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ऑनोरेरियम ये होता है मानदेय, इलिसिट निषिद्ध, एक्सकेवेशन उत्खनन, ग्रेट्युटी उपदान। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुर शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए वीर देवता, ऑप्शन बी शस्त्र वीर, ऑप्शन सी देवता गीत, ऑप्शन डी बाण स्वर। इसमें हमें शब्द युग्म का चयन करना है सूर और सुर। सूर होता है वीर, हमने कई बार पढ़ा भी है, जैसे सूरवीर है वो हो तो वीर के लिए शूर, सूर वीर। ये इसमें भी है वीर। ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। सूर वीर और सुर देवता, नहीं कहते हैं उसके सुर तो देवता के समान है, तो सुर देवता और सूर वीर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इसमें। और एक होता है सूर, ये वाला सूर, इसका अर्थ होता है सूर्य, सूर्य। और एक होता है इसी से मिलता जुलता होता है सर और सर, सर और शर। ये सर होता है बाण और ये सर होता है तालाब। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विरल, ऑप्शन बी आश्वस्त, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी सरल। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तटस्थ, सी। विवाद या गुटबाजी से जो अलग रहता है वो तटस्थ कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची ए में मुहावरे दे रखे हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में उनका अर्थ दे रखा है। मुहावरों का उनके अर्थ से हमें मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। ए हथेली पर सरसों जमाना, इसका होगा कठिन और असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों जमाना, कठिन और असंभव कार्य करना। अंधों का हाथी होना, मतलब पूरी बात न समझना, अंधों का हाथी होना। अंडे का शहजादा होना, इसका मतलब होगा अनुभवहीन होना।
कुछ भी पता न होना, अंडे का शहजादा होना, अनुभवहीन होना, आंधी के आम होना, ये तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार। आंधी के आम होना, सामयिक लाभ होना। तो ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हथेली पर सरसों जमाना, कठिन और असंभव कार्य करना, अंधों का हाथी होना, पूरी बात न समझना, अंडे का शहजादा होना, अनुभवहीन होना, आंधी के आम होना, सामयिक लाभ होना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में एक तरफ समास दे रखे हैं, तो सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है। तो समास का उनकी विशेषता के साथ हमें यहाँ पे मिलान करना है। ए, अव्ययी भाव समास। ये जो अव्ययी भाव समास है उसकी हमें विशेषता को ढूंढना है। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता है कि जिस समास में जो है दोनों खंड प्रधान हो। तो ए में जो है नहीं, जिस समास का पूरा खंड प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास की विशेषता होती है। अव्ययी भाव समास की विशेषता होगी कि जिस समास में पूर्व पद जो है, पूर्व का खंड या पद है प्रधान होता है, ये हो गया। और तत्पुरुष समास जो है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर खंड प्रधान हो। और द्वंद्व समास जिस समास में जो है दोनों खंड या पद प्रधान हो, ये द्वंद्व समास होगा। और बहुब्रीहि समास जो होता है जिस समास में दोनों खंड या पद प्रधान न हो, ये हो गया बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला शब्द उपसर्ग हो, अवयव हो, इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास के उदाहरण जैसे हो गया यथासंभव, ये अव्ययी भाव का समास का जो है उदाहरण है। यथासंभव, जैसा संभव हो सके। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे अधिकार प्राप्त, ये इसका उदाहरण है, अधिकार को प्राप्त। तत्पुरुष समास में जो है इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग होता है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे अधिकार को प्राप्त, इसमें है जो है कर्म कारक का जो चिन्ह है को, उसका प्रयोग हुआ है, तो ये इसकी पहचान है। और द्वंद्व समास, इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो अपन समास विग्रह करेंगे वहाँ तथा, और, या, अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक अवयव जो है उनका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लें हमें यहाँ द्वंद्व का, ये हो गया आय और व, इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है द्वंद्व समास में, ये भी इसकी विशेषता है। बहुब्रीहि समास, इस समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई अन्य ही अर्थ देता है पूरा समस्त पद। बहुब्रीहि समास में जो है पूरा समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ देता है। जैसे उदाहरण देखें तो हम गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, इसको गिरिधर को कहा गया है, कृष्ण को। और बाकी के बचे हुए समास हैं उनको भी देख लेते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास जो है इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है या विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। और पूरा ही समास जो है समाहार का बोध कराता है या समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा हो गया इसका उदाहरण, 4 राहों का समूह या संगम, ये हो गया चौराहा, ये द्विगु समास हो गया। उसी तरह हम देखें एक और बच गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। इसका उदाहरण देखें जैसे अंधभक्त, अंधा है जो भक्त, ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। ये जो दूसरा पद प्रधान जो होता है ये 3 समास में होता है। दूसरा पद प्रधान जो होता है ये 3 समासों में होता है। एक तो होता है
तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, और कर्मधारय इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, और एक हो गया द्विगु, इनमें भी जो है दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो है इसी के भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तो आज हमने यहाँ पे समास के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवयव भाव समास। ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 1। अवयव भाव समास जिस समास का पूर्व खंड प्रधान हो, तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, द्वंद्व समास जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, और बहुव्रीहि समास जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची में शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में उनके पर्यायवाची दे रखे हैं। तो शब्दों का उनके पर्यायवाची के साथ मिलान करना है। ऑप्शन ए हो गया हमारा दृष्टांत। दृष्टांत का जो है यहाँ पे मिलान होगा, ये दृष्टांत का होगा नजीर 3। उल्लू, उल्लू का हो गया कौशिक, उल्लू कौशिक। काक पिशुन और कुत्सित ये हो गया अधम। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। दृष्टांत, नजीर, उल्लू, कौशिक, काक, पिशुन, कुत्सित, अधम। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। ये जो सूची वाले क्वेश्चन होते हैं इनका मिलान करना बहुत ही आसान होता है। अगर 1-2 भी हमें आ जाए तो पूरा क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए समाप्ति बोधक क्रिया, ऑप्शन बी अवकाश बोधक क्रिया, ऑप्शन सी इच्छा बोधक क्रिया, ऑप्शन डी यौगिक क्रिया। इसमें हमसे पूछा है कि चलना और चलाना शब्द में कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें जो है यौगिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए अभाव, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन डी अज्ञान। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ए उपसर्ग जो है वो कौन से उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो इसका ए भाव इसमें भी है, ए धर्म इसमें भी है, ए ज्ञान इसमें भी है, अपराध इसमें अप उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ए उपसर्ग न होके अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित शब्द है। ऑप्शन ए उधम, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी उत्कर्ष, ऑप्शन डी प्रशंसा। इसमें हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें शाश्वत जो है ये सही है, उत्कर्ष ये भी सही है और प्रशंसा ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है। उद्धम जो है ये गलत है। इसमें राइट आंसर तो ऑप्शन ए है। उद्धम का शुद्ध रूप होता है ऐसे, बड़ा ऊ आएगा उद्धम। ऐसे ही कुछ उदाहरण और हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एक होता है उद्धत, उद्धत, इसका होता है अर्थ अक्कड़, अक्खड़, अक्खड़ स्वभाव का होता है, उसको बोलते हैं हम उद्धत। ऐसे ही एक होता है उद्यत, उद्यत, इसका अर्थ होता है तैयार, वह जाने को उद्यत था, उद्यत हो गया। एक ऐसे ही होता है उद्यम, जिसको हम श्रम बोलते हैं, उद्यम, इसको हम बोलते हैं श्रम। ये बार बार शब्द शुद्धि में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उद्धत, उद्यम, उद्धत। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, ऑप्शन बी निश्चल,
ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी आशीर्वाद। इसमें जो है हमें यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रादुर्भाव जो है ये शुद्ध शब्द है। निश्चल नहीं होता, ये होता है निश्चल, निश्चल। और उज्ज्वल, इसमें जय दोनों छोटे आएंगे, उज्ज्वल, ये ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। आशीर्वाद में ये बहुत बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है आशीर्वाद, इसमें सी बड़ी आएगी। आशीर्वाद जो होता है वो हमेशा बड़ा ही दिया जाता है, आशीर्वाद ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा कि आशीर्वाद हमेशा बड़ा ही दिया जाता है, तो इसमें सी की मात्रा जो है वो बड़ी आएगी, आशीर्वाद। और ऐसे ही कुछ और भी शब्द है, एक होता है लज्जा, बहुत बार पूछ लिया गया है लज्जा, ये ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल, निश्चल, आशीर्वाद। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है, वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेंड टू हिम, अपॉइंटमेंट लेटर सेंड टू हिम, ऑप्शन सी ऑफर टू अपॉइंटमेंट सेंड टू हिज, ऑप्शन डी अपॉइंटमेंट हैज़ सेंड टू हिम। इसमें हमें अंग्रेजी रूपांतरण देखना है, हिंदी। उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेंड टू हिम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आगे और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और बाकी के बचे हुए प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।